अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम डिस्कस करने जाएँगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का पार्ट 2 का चैप्टर 1। चूँकि हर पार्ट के अंदर कुछ चैप्टर्स होते हैं, तो सेम एज़ इट इज़ पार्ट 2 के अंदर 2 चैप्टर हैं, तो आज हम चैप्टर 1 सिर्फ डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बताता मैं आपको चलूँ कि ये हैं दरअसल हमारे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो आइन में ध्यान किए गए हैं, जो अक्सर आपने हर किसी को आजकल देखा होगा, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। यानी आपके आइनी हकूक़, आइन भी आपके क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करता है। तो ये उस हवाले से है। इसमें टोटल जो हैं 28 आर्टिकल्स होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, लास्ट पेज के हवाले से जो मैंने मेंशन किया है, इसमें टोटल 28 आर्टिकल्स होंगे। शुरू होते हैं ये कहाँ से? आर्टिकल 7 से। आर्टिकल 7 से चलते हुए ये आते हैं आर्टिकल 28 तक, ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आर्टिकल 7 जो इसका पहला है, वो क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अच्छा, इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट मीन्स फेडरल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, प्रोविजनल असेंबली एंड सच लोकल और अदर अथॉरिटीज इन पाकिस्तान एज आर बाई लॉ empowered टू इम्पोज एनी टैक्स और सेस। तो आर्टिकल 7 जो है, ये सिंपल ये कह रहा है कि रियासत का मतलब क्या होता है। आर्टिकल 7 आपको रियासत बताता है। तो रियासत वो है कि मतलब फेडरल गवर्नमेंट, आपकी जो वफाकी गवर्नमेंट है, ये रियासत है। और वफाकी गवर्नमेंट के अंदर मजलिस शूरा भी है, यानी सेनेट और नेशनल असम्बली भी। आपकी सूबाई गवर्नमेंट, उस सूबाई गवर्नमेंट के अंदर आपकी चारों सूबाई असम्बलियाँ वो भी। और कोई और लोकल अथॉरिटीज़ की बात कर रहा है, इनडायरेक्टली लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहा है, तो वो सारे क्या कहलाए जाते हैं? वो रियासत कहलाए जाते हैं। या कोई और ऐसी अथॉरिटी जिसको हुकूमत टैक्स कलेक्शन का पावर दे। सेस का मतलब भी टैक्स होता है, टैक्स और सेस में थोड़ा सा फ़र्क है, उन डिटेल्स में हम नहीं जाते हैं। तो जो टैक्स ले, महसूर ले, लोगों से पैसे ले, इसको क्या कहते हैं? वो भी गवर्नमेंट के डेफिनेशन में आता है। चलते हैं अगले से आर्टिकल की तरफ। लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वाइड। आर्टिकल 8 सिंपल ये कह रहा है कि हर वो कानून जो कि फंडामेंटल राइट्स जो भी आगे बयान होंगे, फंडामेंटल राइट एक्चुअली फंडामेंटल राइट आर्टिकल 9 से शुरू होंगे। तो हर वो कानून जो फंडामेंटल राइट्स की क्या होगा? अगेंस्ट हों, बनाए गए हों, वो क्या डिक्लेयर किए जाएंगे? वो डिक्लेयर किए जाएंगे वाइड, यानी उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। ये आसान अल्फाज में कह रहा है। तो कोई लॉ हो, कोई कस्टम यानी कोई रिवाज हो, कोई यूजेज हो, यानी एक ऐसा क्या कहते हैं, यूजेज का मतलब होता है रोज़मर्रा, मतलब कोई वाक़या हो जाता है, हम कहते हैं इस वाक़ये के रद्द-अमल में ये होना चाहिए, वो हमारा रोज़मर्रा का क्या होता है? यूजेज होता है। तो कोई सारे कानून, सारे रिवाज, बस आप सिंपल इसको इतना समझे, सारे कानून, सारे रिवाजात, सारे रोज़मर्रा के हमारे ये भी रिवाज की एक शक्ल है, यूजेज वो जो कानून की ताकत रखते हो ना, कानून की तरह इस्तेमाल किए जाते हों। मिसाल के तौर पर अगर मैं सिंपल एग्जांपल आपको दूँ, अगर हम गाड़ी रोड पे किसी के साथ टकरा देते हैं, ठीक है? तो अब रिवाज नहीं है कि हमने उसको तावान देना है। ये एक इस्तेमाल है हमारे रोज़मर्रा का, और इसका क्या है? फ़ोर्स ऑफ लॉ, कानून की तरह हैसियत रखता है। हमारे अब बिल्ट हो चुका है कि मैंने आपकी गाड़ी मार दी है, तो लिहाज़ा अब मैं क्या करूँगा? आपको तावान दूँगा। तो ये यूसेज है, हैविंग द फ़ोर्स ऑफ लॉ। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ हैं, तो वो क्या डिक्लेयर किए जाएँगे? वो वाइड होंगे, उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ फंडामेंटल राइट का, वो है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। ये ऐसा है कि ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि आपको क्या दे? सिक्योरिटी दे। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ, यानी किसी बंदे से आप उसकी ज़िंदगी का हक़ नहीं छीन सकते, आज़ादी का हक़ नहीं छीन से, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, यानी लॉ के मुताबिक। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स हम जितने भी डिस्कस कर चुके हैं या अब आगे डिस्कस करेंगे आर्टिकल वाइज, इसमें एक चीज़ याद रखना है कि हर फंडामेंटल राइट का एक लिमिटेशन होता है। वो यहाँ पे टेक्निकल अल्फाज में लिखा होता है, तो मैं टाइम की कमी की वजह से उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता आपको। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, यानी कि लॉ के मुताबिक। अभी ऐसा नहीं है कि बंदा दूसरों को कत्ल करे और फिर भी उसकी सिक्योरिटी का ज़िम्मेवार स्टेट हो, या उससे ज़िंदगी ना ली जाए, सज़ा मौत ना दी जाए अदालत के थ्रू, या अगर बंदा मिसाल आज़ादी में जो कुछ करे करना चाहे, इस तरह नहीं। तो लिमिटेशंस होते हैं, हर चीज़ पर एक हद होती हैं। फिर आ जाता है आर्टिकल 10, सेफगार्ड्स एज़ टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये ऐसा है कि कोई भी शख्स अरेस्ट नहीं किया जाएगा
बग़ैर किसी चार्ज के, बग़ैर किसी वारंट के। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बग़ैर वारंट के आप करते हैं, लेकिन फिर भी उस पे चार्ज डिक्लेयर कर दें कि इस पे ये इल्ज़ामात हैं। तो और हर बंदे को आपने हक देना है कि वो किसी को कंसल्ट करें, किसी वकील से जाके मिलें। ये बात इसमें की जा रही है, किसमें? आर्टिकल 10 में यही बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि ग्राउंड्स का जो मैंने आपको ज़िक्र किया, फॉर सच अरेस्ट शेल नोर शेल बी डिनाइड इन, इसको डिनाइड लीजिए। कंसल्ट, अगर वो किसी से कंसल्ट करना चाहे, लीगल प्रैक्टिशनर से, किसी वकील से कोई मदद लेना चाहे, और कस्टडी में आपने नहीं रखना, बंद उसे आपने नहीं करना, विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी। ठीक है, इन्फॉर्म करना है, वो फिर एक लीगल प्रोसीजर होता है आगे पूरा सारा, कि आपने इलाका मजिस्ट्रेट को बताना होता है जिसके हद में आ रहा होता है, आ रहा होता है। तो अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अच्छा, आपसे जो इलेक्शन ऑफिसर का पेपर है उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे, इसी वजह से मैं डिटेल्स अवॉइड कर रहा हूँ, ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ अवॉइड कर रहा हूँ। तो आप उतना ही पढ़िए जितना आपको फ़िलहाल ज़रूरत है। ये जब लॉ के स्टूडेंट्स को अगर मैं कभी लेक्चर दूँ तो उनके साथ फिर डिटेल भी इन चीज़ों पे बात होगी। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, वो है 10A, राइट टू फेयर ट्रायल। अच्छा, ये अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया ये आर्टिकल। अब फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन और इन एनी क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम, अ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू अ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। आसान से अल्फाज है, खुद ही आपको बता रहे हैं कि कोई बंदा अगर अपना आम रोज़मर्रा के सिविल राइट्स, यानी किसी की जायदाद, किसी की प्रॉपर्टी एटसेट्रा, किसी की गाड़ी या कोई और, उस पर कोई क्रिमिनल चार्ज भी हो वो भी, या उस पर कोई ज़िम्मेवारी भी हो कानूनी, तो उसको पूरे एक लीगल प्रोसेस से गुजारना है। यानी यहाँ पे राइट टू फेयर ट्रायल का मतलब ये है कि पूरे आपने एक कानूनी जो तकाज़े हैं वो पूरे करने हैं। नोटिस देना, फिर अदालत बुलाना, फिर उसके ख़िलाफ़ अगर गवाह है वो देखना, फिर उसको सुनना, ये सारा प्रोसेस कहलाया जाता है राइट टू फेयर ट्रायल। ये 10A को डाला गया है। फिर चलते हैं आर्टिकल 11 पर, वो क्या है? स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर एटसेट्रा प्रोहिबिटेड। यानी स्लेवरी, अगर आप स्लेव रखते हो किसी को अपना ग़ुलाम बनाते हो, ठीक है। फोर्स्ड लेबर, आप ज़बरदस्ती किसी को लेबर कर रहे हो, ये सारे मना है। यानी भी आपके जहन में ये आएगा फिर वही बात कि लोग तो रखते हैं मुलाजिम, वो फोर्स्ड लेबर में नहीं आता, यानी ज़बरदस्ती उसे नहीं रखा गया। देखो, ऑल फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर उन चीज़ों में नहीं आता। बस आपने इतना याद रखना है कि आर्टिकल 11 में स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर, इन चीज़ों को मना किया गया है। मुलाजिम आप रखते हो वो आपका स्लेव नहीं हो, तो उसको आप पे करते हो। जब आप उसे फोर्सफुली रखते हो तो फिर वो क्या हो जाता है? स्लेवरी में आ जाता है। इसी में डिटेल्स में और भी बात है, मैं अवॉइड कर रहा हूँ, आपके पेपर से वो रिलेटेड नहीं है। जैसे इसके सब आर्टिकल कह लें या क्लॉज 3 कह लें, ये बात लिखी हुई है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी, कि कोई भी जो 14 साल से कम का बच्चा हो, आपको पता है उसका अपने काम नहीं करवाना किसी फैक्ट्री में या और जगहों में, मना है। तो ये आपका क्या है? आर्टिकल 11 है। ये आपका आर्टिकल 11 और ये भी फंडामेंटल राइट है। चलते हैं अगले आर्टिकल्स की तरफ, वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। ऐसा है कि आज आपने फ़र्ज़ के तौर पर आज आपने मिसाल जैसे गधे का गोश्त आज आपने बेच दिया फ़र्ज़ के तौर पर बाज़ार में, या आपने फ़र्ज़ के तौर पर क्या किया, आज किसी मगरमच्छ का गोश्त बेच दिया। अब वो जुर्म नहीं है, आज की तारीख़ में कोई कानून बना नहीं है कि वो ये कहे ये जुर्म है। मगर हुआ क्या, कुछ दिनों बाद कानून बना, महीने बाद, कि मगरमच्छ का गोश्त या गधे का जो गोश्त बेचना जुर्म है। तो अब आपको सज़ा नहीं दी जाएगी, चूँकि आपने जुर्म जब किया था तो उस टाइम ये कानून नहीं था, यानी आज आपने किया है और महीने बाद ये कानून बना है, तो आपको ये सज़ा नहीं दी जाएगी। इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। तो ये भी फंडामेंटल राइट के ख़िलाफ़ है, ये अलाउड नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट आप किसी को दे नहीं सकते, ये आर्टिकल 12 ये बात कर रहा है। ठीक है, वो जो सारे अल्फाज लिखे हैं वो टेक्निकल लिखे हुए हैं। नो लॉ शैल ऑथराइज द पनिशमेंट ऑफ अ पर्सन, कोई भी कानून बंदे को पनिशमेंट सज़ा नहीं देगा। कोई ऐसा एक्ट जो उसने अमल किया हो या कोई अमल ना किया हो, बाज़ औक़ात कुछ ना करना भी आपके जुर्म में काउंट हो सकता है, ये ओमिशन का नाम है, ये मतलब है। मिसाल के तौर पर आपको सिक्योरिटी पर खड़ा किया है, बैंक की प्राइवेट सिक्योरिटी पर, आपको ये कहा गया है कि बग़ैर मास्क वाले बंदे अंदर ना छोड़ें,
ठीक है, निकल इसके लिए कोई कानून नहीं था कि अगर कोई अंदर आ जाए तो ये जुर्म हो गया। आप मिसाल के तौर पर आप तसव्वुर कर लें। तो अब हुआ क्या कि आपने ड्यूटी नहीं पूरी नहीं की, आपने ओमिशन किया, बंदा बगैर मास्क के बैंक के अंदर चला गया। अब जब वो अंदर चला गया तो आपसे ओमिशन हुआ, आपने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, लेकिन उस टाइम चूंकि ये इस पे सज़ा नहीं थी, ये कोई जुर्म नहीं था। महीने बाद कानून बना कि बैंक के जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है वो अगर बगैर मास्क के बंदे को अंदर छोड़ते हैं तो उसको 30 दिन की सज़ा दी जाएगी, 1 महीने का जेल। तो लिहाजा अब चूंकि बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने आज ये गलती की तो ओमिशन, और कानून 1 महीने बाद बना, तो उसका ये ओमिशन भी जुर्म में काउंट नहीं होगा, उस पर आप सज़ा नहीं देंगे। अगर आप देंगे वो कहलाया जाएगा रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, और वो जुर्म है कानूनन। तो आपने सिर्फ आर्टिकल 12 इतना ही याद रखना है, मैंने कुछ ज़्यादा ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। बस आपने याद रखना है कि कोई जुर्म अगर आज जुर्म नहीं था, महीने बाद जुर्म हुआ और मैंने आज किया था, तो उस पर मुझे सज़ा आज नहीं मिलेगी। ये आर्टिकल 12 कहता है। आर्टिकल 13 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ रिक्रिमिनेशन। अच्छा, ये भी थोड़ा सा टेक्निकल है, ज़्यादा नहीं। अब ऐसा है कि एक बार मुझे एक जुर्म पे सज़ा मिल गई तो आप उसमें मुझे दोबारा सज़ा नहीं दोगे। एक बार एक अदालत ने मुझे एक जुर्म पे सज़ा दे दी तो दूसरा अदालत मुझे उसी जुर्म पे दोबारा नहीं देगा। तो इसके खिलाफ भी प्रोटेक्शन है, ये आप दे नहीं सकते। एक ये बात है आर्टिकल 13 में की गई है। दूसरा है सेल्फ इनक्रिमिनेशन, कि बंदा खुद अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। ठीक है, कोई मजबूर आप उसे नहीं कर सकते, आप उसे कंपेल नहीं कर सकते। ठीक, एक तो विलिंगली बंदा आ जाए कि कह दे हाँ मैंने जुर्म किया, तो इकरार होता है। लेकिन एक होता है अपने गवाह उसको ज़बरदस्ती खिलाफ बनाना, ये भी आइन के आर्टिकल 13 में मना किया गया है। ये भी फंडामेंटल राइट के ख़िलाफ़ है, ये अलाउड नहीं है। अच्छा, आप याद रखें, आप जब इलेक्शन ऑफिसर के एग्जाम्स में बैठेंगे, आपने सिर्फ ये हेडिंग्स के हद तक याद रखना है। समझा रहा मैं इस वजह से हूँ कि आपको थोड़े कॉन्सेप्ट भी समझ आए, नीचे वाले वर्डिंग्स आपने ज़्यादा नहीं जाना, उनको जस्ट आपने एक नज़र रीड करना है। चलते हैं अगले से आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल 14, इनवायलेबिलिटी ऑफ द डिग्निटी ऑफ मैन ETC, यानी इनवायलेबल, उसको वायलेट आप नहीं कर सकते। इनवायलेबल यानी वायलेट हो सकता है, इनवायलेट आप नहीं कर सकते। इनवायलेबिलिटी आ गई। किसकी? आदमी का जो वक़ार होता है, एक शख्स की जो इज़्ज़त होती है। तो जैसे कि घर में आप किसी के नहीं जा सकते छलांग लगाए बगैर। सब्जेक्ट टू लॉ, बार बार यहाँ पे आ रहा है, टेक्निकल वर्डिंग है, और मेरी कोशिश है मैं टेक्निकल वर्डिंग सर आपको इतना एक्सप्लेन करूँ जितनी ज़रूरत है उसकी। तो सब्जेक्ट टू लॉ मतलब बाज़ वक़्त लॉ कहता है कि आप जाओ किसी के घर में, उन कंडीशंस को हटा के। वैसे इन रूटीन आप किसी के घर नहीं जा सकते, टॉर्चर किसी को नहीं कर सकते उससे एविडेंस निकालने के लिए। तो ये क्या है? ये आर्टिकल 14 के ख़िलाफ़ है। ये आपका कहता है आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट। फिर चलते हैं आर्टिकल 15 की तरफ। वो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी हर बंदा आज़ाद है कहीं पे भी जाने के लिए। मैं अभी चाहूँ तो लाहौर जाऊँ, कराची जाऊँ, इस्लामाबाद जाऊँ, पेशावर जाऊँ, जहाँ जाना चाहूँ मैं जा सकता हूँ। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, रिस्ट्रिक्शंस कुछ ना कुछ होती है। यानी मैं हर सरकारी दफ्तर नहीं जा सकता जहाँ मेरा काम ना हो। ठीक है, मैं कुछ ऐसी जगह नहीं जा सकता जो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, किसी बंदे का घर हो। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि फंडामेंटल राइट्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो इन्हीं के अंदर सब्जेक्ट टू में बयान किया होता है। ठीक, कोई जैसे इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो ये आप जहन में रखें। अगर मैं नहीं भी बताता तो आपने ज़्यादा जहन में रखना है कि एक हद है। और इलेक्शन ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए मैं वही बात फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपने सिर्फ हेडिंग की हद तक आर्टिकल और उसका हेडिंग उसको समझना है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पोर्शन नहीं है। जब हम पार्ट 8 डिस्कस करेंगे, पार्ट 8 ज़रूरी है, उसके आपने ये नीचे वाले डिटेल्स भी पढ़ने हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। वो है फ्रीडम ऑफ असम्बली, कि कोई बंदा प्रोटेस्ट कर सकता है, बैठ सकता है कहीं पे, एहतजाज कर सकता है। एहतजाज हम करते हैं इसी के तहत है, फ्रीडम ऑफ असम्बली के तहत। और रिस्ट्रिक्शंस पे मौजूद है, आपको पता है। अच्छा, कोई लीगल कुछ जो हद है, हद इसमें भी हद है, यानी आर्म्स लेके, असला लेके, इन चीज़ों लेके आपने नहीं बैठना। चलते हैं अगले MCQ आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल 18, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन, यानी कोई भी बंदा कारोबार कर सकता है, तजारत कर सकते, बिज़नेस, कारोबार, ट्रेड, तजारत, और कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं। जैसे मिसाल आप अभी जा रहे हैं इलेक्शन ऑफिसर के एग्ज़ाम देने, तो आप वो प्रोफेशन अपना सकते हैं। कोई सिविल जज बनना चाहता है वो वहाँ चला जाए, कोई पुलिस में आना चाहता है वो वहाँ चला जाए। तो कोई भी प्रोफेशन, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन एक हद मालूम है। अब मैं यहाँ बैठ के कोई चर्च का कारोबार तो शुरू नहीं कर सकता, कोई ड्रग्स का कारोबार तो शुरू नहीं कर सकता, कोई वेपन्स या असले का, तो कोई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं।
अगला जो आर्टिकल है उसके बाद 17, यानी 18 मैंने पहले बढ़ा दिया, उससे पहले 17 बताना चाहिए था, तो 17 है अगला, चलो बता देता हूँ। 17 आर्टिकल पर क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी जो एसोसिएशंस बनाते हैं, स्टूडेंट एसोसिएशंस, फलाना एसोसिएशन, यूनियंस बनाते हैं, तो ये भी अलाउड है, मगर इस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड हैं। यानी आपने ऐसे एसोसिएशन नहीं बनाने जो आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाएं, रियासत के ख़िलाफ़ बनाएं, पब्लिक पीस को ख़राने के ख़िलाफ़ बनाएं। यानी आप बोलते हैं चलो चोरों का एक एसोसिएशन बनाते हैं, थीव्स का, या आप बोलते हैं चलो स्मगलर्स का एक एसोसिएशन बनाते हैं, या मोरलिटी के ख़िलाफ़ वाला भी आपने नहीं बनाना। तो चलते हैं अगले आर्टिकल्स की तरफ। अच्छा, वो है 21, 22, अच्छा 18, 19 आगे आ जाएंगे, 17, 18, 18, 19 उसके बाद आगे आ जाएंगे। 21, 22 डिस्कस कर लेते हैं। अब 21 क्या है, सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पज़ ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अच्छा, किसी बंदे का कोई मज़हब है और आप उसके मज़हब के बुनियाद पर उससे टैक्स नहीं ले सकते, कि देखिए ये नो पर्सन शेल बी कंपेल्ड टू पे एनी स्पेशल टैक्स टू द प्रोसीड्स ऑफ विच आर टू बी स्पेंट ऑन द प्रोपगेशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजन। यानी एक बंदा पैसे कमाता है, वो पैसे अपने मज़हब के मामलात में लगाता है, तो आप उसे टैक्स नहीं ले सकते। ये भी इसमें क्या है, आपका फंडामेंटल राइट है। यानी जैसे आपका आमतौर पर आपने देखा होगा, हमारे मसाजिद हैं, तो मसाजिद पैसा जनरेट करते हैं मसाजिद पे ही पर लगाने के लिए, मज़हब की लगाने के लिए, तो जो पैसा जनरेट करो उस पर आप इनकम टैक्स नहीं लगा सकते कि मस्जिद में आप जाके कहा आप हमें इनकम टैक्स दे दें। और ये हर मज़हब के लिए, क्रिश्चियंस, हिंदूज़ पाकिस्तान में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, वो है सेफ गार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। अच्छा, इसमें यह है कि आसान से अल्फाज में कि किसी बंदे को आप फोर्स नहीं कर सकते कि आपने खामखा जाके उस क्या कहते हैं मज़हब के इदारे में जाके आपने सबक पढ़ना है। इसकी एक मैं एग्जांपल ये है कि हम स्कूल में जब होते हैं तो हिंदूज़ अपने सब्जेक्ट उठाते हैं, यानी उनको इस्लामियात हम कंपलसरी नहीं पढ़ाते। हम मुसलमानों पर तो कंपलसरी है, लेकिन उन पर आप फोर्स नहीं कर सकते, आप उनको नहीं पढ़ा सकते। ये है, या आप हिंदू को आप ये ज़बरी नहीं कह सकते कि आप जाके खामखा मस्जिद में बैठें। तो इसमें ये बात की जा रही है आर्टिकल 22 में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, वो 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच। बड़ा मशहूर आर्टिकल है, और ये जो जितने भी आपके न्यूज़ चैनल्स हैं और अखबारात हैं, वो इसी आर्टिकल को बेस बना के पूरी मीडिया इंडस्ट्री आपकी काम कर रही है। आर्टिकल 19 क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये आपको समझाने की ज़रूरत है कि हर बंदे को अपनी आज़ादी राय वो अपनी राय इज़हार करें, मगर सब्जेक्ट टू एनी रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन। वही बात मैं रिपीट करूँ कि एक हद होती है, वो उससे हट के, यानी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपने नहीं करना, रियासत के ख़िलाफ़ आपने नहीं करना, खुदा न खास्ता मज़हब के ख़िलाफ़ आपने कुछ नहीं कहना, इस तरह सारा। हाँ, मोरालिटी, अखलाकियात के ख़िलाफ़, डिसेंसिटी के ख़िलाफ़, अब मतलब ऐसी बात नहीं करनी कि बेहूदगी की तरफ जाए, वो चीज़ आपने नहीं करनी। फिर है आर्टिकल 19A, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इस पे भी पूरी मीडिया इंडस्ट्री काम कर रही है, न्यूज़ चैनल्स काम कर रहे हैं कि वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, और हर बंदे का ये हक है कि उसको सारी मालूमात पता चले कि रोज़मर्रा की रूटीन में क्या हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो कोई हद है। फिर आ जाते हैं 20 पे, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अच्छा, हर मज़हब के फॉलोअर की अपनी आज़ादी है कि वो क्या करे, अपने जो उनकी दीनी इबादतगाह है उसको मेंटेन करें, और अपने मज़हब को फॉलो करे जो जिस मज़हब का है। तो ये आर्टिकल 20 कहता है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, वो है 23, प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी। ये ऐसा है कि मतलब पाकिस्तान पे कहीं भी कोई शख्स कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू एक्वायर, होल्ड, पोजेस प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस ज़ाहिर सी बात है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। तो अब मैं सरकारी प्रॉपर्टी तो जाके नहीं ख़रीद सकता, सरकार की ज़मीन, या अगर कोई नहीं बेचना चाहे तो मैं ज़बरदस्ती तो उसे नहीं ले सकता, ऐसी बातें। अच्छा, आर्टिकल 24 उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है, इसी 23 को, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। किसी बंदे को आप जबरी उसकी ज़मीन से महरूम नहीं कर सकते हैं। हाँ, सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ, इस तरह की जो वर्डिंग है टेक्निकल वर्डिंग्स होती हैं। ये कहते हैं कि अगर लॉ चाहे तो फिर हो सकता है। लॉ किस कंडीशन में, बाज़ खुद कोई बड़ा रोड हमें बनाना होता है, तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हम सरकार उसे पैसे दे के उसे ले लेता है, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। अच्छा, ये आर्टिकल 24 है,
चलते हैं आर्टिकल 25 की तरफ। वो है इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स, यानी कानून के नज़र में सारे सिटीजन्स क्या हैं, बराबर है। ऐसा नहीं है कि मैं मिसाल इलेक्शन ऑफिसर का फॉर्म जमा कर रहा हूँ तो मुझे कहें कि जी आपका कद छोटा है आप नहीं आ सकते, उसका कद बड़ा है आप नहीं आ सकते, आप काले हो आप नहीं आ सकते, वो गोरा है वो नहीं आ सकता। तो या फीमेल है, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती तो मेल अप्लाई कर सकता है। ये सारी बातें इधर ही लिखी गई हैं इन सारे पॉइंट्स में, जैसे बेसिस ऑफ सेक्स के हवाले से कि मेल या फीमेल। इसी तरह इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको लॉ का प्रोटेक्शन हासिल है। तो अब फिर वही बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे अभी मेरे जहन में एक एग्जांपल पुलिस की आ रही है। अब पुलिस में कद की एक लिमिट है तो जाहिर सी बात है उस फिजिकल स्टैंडर्ड को पूरा करना है, तो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है आर्टिकल 25A, राइट टू एजुकेशन। ये भी 18वीं तरमीम में डाला गया था। पहले लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ, जहाँ ये ए बी इस तरह के वर्डिंग आर्टिकल के आगे आए, इसका मतलब ये आर्टिकल ऐड किए गए आइन में तरमीम करके, तो 18 अमेंडमेंट के बाद डाला गया था 25A। तो राइट टू एजुकेशन, सारे जो 5 से लेके 16 साल तक के बच्चे हैं उनको हुकूमत ने रियासत ने क्या करना है, फ्री तालीम देनी है। इसीलिए ये सरकारी स्कूलों की फ़ीस नहीं होती। ये आर्टिकल 25 से है। फिर आ जाता है 26, आर्टिकल 26, नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस जितने भी होते हैं, जैसे पब्लिक पार्क हो गया और पब्लिक मकामात हो गए, ग्राउंड्स हो गए, उधर हर किसी ने जाना है, कोई किसी को रोक नहीं सकता कि नहीं आप इस ग्राउंड में अलाउड नहीं हो, आप इस पार्क में अलाउड नहीं हो। हाँ, थोड़ी बहुत जो उसकी फ़ीस होंगी, कुछ चीज़ें होंगी वो तो देनी होंगी, अदरवाइज़ हर कोई हर जगह जा सकता है। किसी को भी आप उसके कौम के बुनियाद पर, रेस यानी किस नस्ल से आ रहा है, रेस, रिलीजन मज़हब की बुनियाद पर, कास्ट की बुनियाद पर, सेक्स की बुनियाद पर, यानी मेल फीमेल, प्लेस ऑफ उसकी बुनियाद पर आप नहीं रोक सकते हैं। हर कोई जहाँ जाना चाहे जा सकता है, ये बात आइन गारंटी कर रहा है। फिर वही बात करूँ, हर फंडामेंटल राइट्स के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो वो यहाँ पे मैंने आर्टिकल 26 के और पॉइंट्स नहीं निकाले, उसी में आगे जाके फिर रिस्ट्रिक्शंस भी डिटेल में डिफाइन किए हैं। जैसे मिसाल, अभी मैं हिंदुओं के मंदिर नहीं जा सकता, मेरा काम नहीं है, अगर वो मुझे रोकना चाहे, अगर ना रोके अलाउ करे तो ठीक है। या जैसे मैं किसी दफ्तर नहीं जा सकता सरकारी, कि मैंने खामखाई उधर आना है अगर मेरा कोई काम ना हो, तो रिस्ट्रिक्शंस हैं हर फंडामेंटल राइट्स के साथ। अच्छा, ये बात मैं ऐसी आपको जर्नली बता रहा हूँ रिस्ट्रिक्शन वाली, इसका पेपर आपके पेपर से कोई काम नहीं है। ये इस वजह से कि आपके जहन में शायद सवालात आ रहे हों, उस सवालात का जवाब देने के लिए एडवांस में आपने सिर्फ क्या करना है, ये आर्टिकल्स पढ़ने हैं और उनका वो कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझना है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अच्छा, इक्वलिटी ऑफ सिटीजन, नो डिस्क्रिमिनेशन वाला हमने कर लिया। अब है 27, 28, ये फंडामेंटल राइट्स के आइन के पार्ट 2 के चैप्टर 1 के ये आखिरी 2 आर्टिकल्स हैं। तो सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन सर्विसेज, हर कोई किसी भी पाकिस्तान के किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकता है, उससे डिस्क्रिमिनेशन उसके ख़िलाफ़ नहीं होगी, ठीक है। कास्ट, रिलीजन, सेक्स और बर्थ, वही बातें पर रिपीट हो रही है। मज़हब, रंग, नस्ल, मज़हब, वो सिन्फ यानी जेंडर जो है कि मेल या फीमेल, उन सब की बुनियाद पर आपने तफरीक नहीं करनी और कोई अप्लाई कर सकता है कहीं से भी। और फिर आर्टिकल 28, प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, कि हर कोई सब्जेक्ट टू आर्टिकल 251 में क्या है, उर्दू की बात की गई है कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। उससे हट के यानी उर्दू को आपने नुकसान नहीं पहुंचाना कि आप बोले हम उर्दू को फॉलो ही नहीं करते। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। उर्दू से हट के हर कोई अपनी कल्चर को महफूज कर सकता है, अपने ज़बान को महफूज कर सकता है, अपने कल्चर को प्रमोट कर सकता है, अपने ज़बान को क्या कर सकता है, प्रमोट कर सकता है। कल्चर डेज़ इसी वजह से मनाए जाते हैं। आर्टिकल 28 की निस्बत ही हम कल्चर डेज़ मनाते हैं। और ये आर्टिकल 28 की निस्बत ही हमारे CSS PCS के एग्ज़ाम्स में क्या होते हैं, ऑप्शनल पेपर होते हैं रीजनल लैंग्वेजेस के। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा, आपने इससे कुछ गेन किया होगा। अगर आपको लगता है कि आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है तो हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। तब तक अल्लाह हाफिज़।